वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर समस्या के बारे में। तो इस समस्या के समाधान पर एक वीडियो पहले बनाया है जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। इस वीडियो में हम जो है इजराइल के स्टाइल वाले समाधान की बात करेंगे जो कि एक अच्छा विकल्प जो है हो सकता है। तो भारत और इजराइल दोनों की परिस्थितियां जो है काफ़ी समान है। दोनों का जो बर्थ हुआ है वो भी समान परिस्थितियों में हुआ है। दोनों की जिस तरीके से ज्योग्राफी है और जिस तरीके के युद्ध झेले हैं वो भी काफ़ी हद तक समान है। तो इजराइल ने जो किया है वो हम भी कर सकते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो काफ़ी लोग जो है कहते हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। उनको लगता है कि इजराइल का तरीका जो है सही नहीं है, ये अनैतिक है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात की जाती है। पर अगर आप हिस्टोरिकली चीज़ों को देखेंगे, पीछे जाएंगे, इतिहास में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इजराइल गलत नहीं कर रहा है। एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझें। एक देश था पर्शिया, जहाँ पे पारसी लोग रहते थे। पर्शियन उनकी भाषा थी जिसको फारसी भी बोलते हैं और पर्शिया को हम फारस भी बोलते हैं। तो ये एक देश था। अब इस देश पे धीरे धीरे करके जो है कब्जा कर लिया और जो मूल पारसी इनके निवासी थे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया, और जो कन्वर्ट नहीं हुए उनको जान बचा के दूसरी जगह भागना पड़ा। तो कईयों ने भारत में शरण ली। तो जैसे ईरान जो है, जिसको जो कभी पर्शिया होता था आज ईरान हो गया, कभी वहाँ पारसियों की आबादी होती थी आज नहीं है। तो आज अगर पारसी आके कहें कि ईरान हमारा देश रहा है, इसमें हमें अधिकार मिलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। तो भले ही आज स्थिति बदल गई हो, डेमोग्राफी बदल गई हो, लेकिन हम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि इतिहास में जो है ये देश, ये जगह उन्हीं लोगों की थी जो आज उस पर दावा कर रहे हैं। तो किसी भी जगह पे अगर आप बलपूर्वक कब्जा करते हैं, उनको लोगों को मारते हैं, भगाते हैं, तो ऐसे करने से वो देश आपका लीगली नहीं हो जाता। तो इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही अगर हम इतिहास पे जाएं, तो आज यहाँ इसराइल जो बना हुआ है, अगर आप बहुत पहले के इतिहास पे जाएं तो वो एरिया असल में यहूदियों का ही एरिया था। वही लोग वहाँ रहते थे। धीरे धीरे वहाँ पे अरब लोग आ जाते हैं, ऑटोमन एम्पायर एक्सपेंड करता है। तो जैसा कि पर्शियंस लोग जो हैं वो दूसरे देशों में भागे थे, तो वैसे ही यहूदी जो हैं यहाँ पे उनको भागना पड़ा अपनी जगह को छोड़ के, और वो जो है यूरोप में जाके बस गए। लेकिन यूरोप में बाद में समस्याएं खड़ी हुई। ज्यूस जो हैं, यहूदी जो हैं, उनके खिलाफ जो है नफ़रत शुरू हो गई। और जो है ये नफ़रत जो है इसके कारण जो है ज्यूस जो है अब यूरोप में भी सुकून से नहीं रह सकते थे, ऐसी स्थिति बन गई थी। अब और बाद में नई स्थिति ये बन गई थी कि वो जो एरिया था वहाँ पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। अंग्रेज़ों ने जो है टर्की के ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल उस एरिया पे हो गया था। तो पहले जो एरिया यहूदियों का था, बाद में अरब ऑटोमन का हो जाता है, फिर उस पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो जाता है। तो ये एक हिस्ट्री है उस एरिया की। तो जब विश्व युद्ध दूसरा हुआ तो उसके बाद जो है परिस्थितियाँ काफ़ी बदल गईं। अब जितने भी यहूदी हैं वो काफ़ी अमीर रहे हैं, काफ़ी पैसे वाले रहे हैं और आज भी हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, बैंकिंग में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है, उस समय भी थी। तो यूरोप में जो है ये बहुत ही रिच क्लास हुआ करती थी, लेकिन आबादी इनकी कम होती थी। अब इनसे हमको पैसे निकालने थे, ब्रिटेन के लोगों को पैसे निकालने थे। और एक्चुअल में जो जर्मनी में जो यहूदियों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उनको गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था, वो उसका कारण भी पैसा ही है, क्योंकि हिटलर वो इनको वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए पैसे चाहिए थे और वो यहूदियों के पास थे। तो उसको जो है धार्मिक एंगल दे के जो है एक नफ़रत जो है सभी लोगों के बीच में पैदा करवाई गई, ईसाइयों और यहूदियों को भिड़ाया गया, इस तरीके से चीज़ें की गई। तो जब जो है इतनी ज़्यादा यातनाएं बढ़ गई थी यहूदियों के खिलाफ यूरोप में, तो वो जो है डिमांड करने लगे कि हमें एक अलग देश चाहिए जहां हम सुकून से रह सकें। अब ब्रिटेन जो है इस बात पे राजी हो गया, क्योंकि बदले में इसको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के होने के बाद उसको सख्त ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि वहाँ उसका बहुत बड़ा डैमेज हुआ था। तो ये वाले एरिया में जो है अंग्रेज़ों का ही कंट्रोल था, पैलेस्टीन वाले एरिया में। तो यहाँ पे ब्रिटेन जो है क्या करता है, इस एरिया का पार्टीशन के लिए जो है तैयार हो जाता है, पार्टीशन का प्लान बनता है। और पार्टीशन जो है इस प्रकार किया जाता है कि 53% उस एरिया की ज़मीन जो है वो यहूदियों को दी जाएगी, 47% जो है वो पैलेस्टीन के लोग रखेंगे, और ब्रिटेन जो है उस एरिया को खाली कर देगा। तो ये जो है सिनारियो बनता है, आप देख सकते हैं काफ़ी जो है हमारी स्थिति जैसा सिमिलर है।
अब 1948 में ऑफिशियली जो है इज़राइल जो है वो बन जाता है। तो अरब कंट्रीज़ को जो है ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई यहूदी देश जो है उनके पड़ोस में हो। तो ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो जस्ट लाइक जो है हमारा केस है कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आया कि तभी कश्मीर जो है इनके पास हो जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो। तो जैसे पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया 47-48 में, वैसा ही अरब देशों ने मिल के जो है अटैक किया इसराइल के ऊपर, एक नए नए बने हुए देश के ऊपर। तो हमारा और उनका सिचुएशन काफ़ी सिमिलर है, आप देख सकते हैं। अब इस युद्ध में जो है इसराइल जीत जाता है और जीतने के बाद वो क्या करता है, वो कुछ और एरिया पर कब्जा कर लेता है। जितना एरिया उसको 1947 में अप्रूव करके दिया गया था ब्रिटेन द्वारा, उससे भी ज़्यादा जो है वो ले लेता है। तो यहाँ पे चीज़ें बदलने लगती हैं। तो उसको जितना दिया गया था, उसको अप्रूव किया गया था 53%, पर उस युद्ध को जीतने के बाद 1949 तक जो है इसराइल के पास जो है 78% एरिया आ जाता है। तो आप देखिए 53% से इसराइल बढ़ के 78% पर अब यहाँ पे आ जाता है। 1967 में एक और बार युद्ध होता है अरब देशों का और इसराइल का। इस युद्ध में पाकिस्तान भी इसराइल के खिलाफ लड़ा था। अब इस युद्ध के बाद जो है स्थिति और ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसराइल के लिए। इसराइल फिर से इन सारे देशों को अकेला हरा देता है और हराने के बाद जो है और ज़्यादा एरिया पे वो कब्जा कर लेता है। तो कुछ नए एरियाज़ पे जो है उनका कब्जा जो है इसराइलियों का यहाँ पे हो जाता है। अब इसराइल क्या करता है, लगभग अपनी 7.5 लाख की आबादी जो है नए ऑक्यूपाइड एरियाज़ में जो है बसाना शुरू कर देता है। तो ये काम जो है पिछले 50 सालों में इसराइल ने कर लिया है। साथ में इसराइल जो है अब ये भी दावा करता है कि वेस्ट बैंक भी हमारा है, साथ में गाज़ा पट्टी भी हमारी है। तो ये इसराइल का आज के डेट में दावा है और इसको भी अगर हम जोड़ लें तो वो पूरा एरिया ही इसराइल का हो जाएगा। तो अगर हम इसको मैप से समझें कि स्थिति क्या रही है तो इस प्रकार कुछ हो जाएगा। तो जो अप्रूव किया गया था प्लान वो इस प्रकार का था। 1947 में जो प्लान बना था कि इसराइल का एरिया इतना रहेगा, जो वाइट वाला आप एरिया देख रहे हैं ये इसराइल का रहेगा और बाकी जो एरिया है वो पैलेस्टीन का रहेगा। लेकिन जो वॉर होता है 1949 के बाद, उसमें स्थिति जो है बदल जाती है। इसराइल जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया पे कब्जा कर लेता है जीत लेने के बाद। फिर 1967 के बाद और धीरे धीरे जो भी छोटी मोटी झड़प हुई उसमें भी इसराइल कुछ और एरिया पे कब्जा करता रहा। और आज के समय का जो मैप है वो इस प्रकार का मैप है। तो वाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं वो इसराइल का है, ग्रीन वाला जो है अब इतना जो है पैलेस्टीन का रह गया है। और इसराइल जो है इस पर भी पूरा अपना कब्जा दावा करता है, बोलता है ये भी हमारा है और हम इसको धीरे धीरे ले लेंगे और बाकी सारे को भी। तो ये देखिए कि इसराइल ने अपने नक्शे को कितना बदल दिया। जो उसको दिया गया था उससे भी ज़्यादा उसने धीरे धीरे करके छीन लिया और जिन देशों ने उन पर हमला किया उन सबको भी बुरी तरह हराया। तो अगर आप समानता देखें भारत और इसराइल की सिचुएशन में, तो हमारा बंटवारा भी धर्म के आधार पे हुआ, वहाँ पे भी बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ। अरब लोगों ने अटैक किया 1948 में, हम पे भी पाकिस्तान ने 47-48 में अटैक किया और उस अटैक के बाद जो है वो पीओके वाले एरिया को वो ले लेता है क्योंकि एक्चुअल में हमारी फोर्सेस वहाँ नहीं थी। फिर जो है 1967 में अटैक झेला इसराइल ने, हमने भी पाकिस्तान का अटैक 1965 में झेला, 67 में झेला, 71 में झेला। तो ये सारी चीज़ें जो है रही हैं। 67 में एक्चुअल में वॉर नहीं हुआ था पर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो ये चीज़ें जो है हमने भी यहाँ पे झेली। तो कॉमन क्या है, इसराइल सारे युद्धों को जीता और हमने भी सारे युद्ध जीते और पाकिस्तान को हराया। तो देखिए काफ़ी चीज़ें समान है, लेकिन जो रिज़ल्ट इसराइल ने लिए वो रिज़ल्ट हम नहीं ले पाए, वो हमारी खामी रही है। अब डिफरेंस पर आ जाएं। इसराइल ने हमेशा एग्रेसिव स्टैंड मेंटेन किया, वहाँ पे कोई अमन की आशा वाली बातचीत की बात, ये सारी कोई चीज़ें नहीं हुई। इसराइल का स्टैंड हमेशा एग्रेसिव रहा है। दुनिया के दूसरे देश क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसने अब कभी उसको सुना नहीं। उसने हमेशा एग्रेसिव स्टैंड मेंटेन किया कि हम पर छोटा भी हमला होगा तो हम तगड़ा जवाब देंगे, और न सिर्फ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी हैं, हम लेंगे धीरे। ये उसका एक स्टैंड रहा। पर हमारा स्टैंड ऐसा नहीं रहा। हम बातचीत की बात करते हैं, हम शांति की बात करते रहे, हम बस लेके वहाँ जाते रहे हैं और हमारे यहाँ संसद पे हमला हो जाए, लाल किले पे हमला हो जाए, पार्लियामेंट में हमला हो जाए, मुंबई में हमला हो जाए, हम उसका भी जवाब नहीं देते। मतलब हम पर अटैक हो रहा है, हम उसका भी जवाब नहीं दे रहे, तो एग्रेसिव स्टैंड की तो बात आती ही नहीं है। तो इसराइल ने हमेशा एग्रेसिव स्टैंड मेंटेन किया और हमने जो है जस्ट इसका उल्टा किया हमेशा। ये हमारा एक डिफरेंस हो गया। फिर अगला
आप देखिए कि हमने फोकस जो है वो समाजवाद, सेकुलरिज्म, ऐसी फालतू चीज़ों पे किया। इजराइल ने फोकस कहाँ किया? पूरा फोकस जो है अपनी इकोनॉमी को और मिलिट्री को बनाने में किया। तो इजराइल एक फ्रेश देश था, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुआ एक देश था, ना ज़्यादा आबादी, और उसकी ज्योग्राफी भी ऐसी कि अधिकतर ज़मीन जो है उसकी बंजर वाली रही है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च पर इतना ज़्यादा उसने मेहनत की कि बंजर ज़मीनों में भी जो है वो खेती कर रहा है, रेगिस्तान में भी कर रहा है, पानी की कमी को भी उसने जो है सब दूर कर लिया। मिलिट्री आज उसकी ज़बरदस्त है, ऐसे ऐसे हथियार बना दिए और इकोनॉमी को जो है बहुत ऊंचे लेवल पर जो है वो ले गए। हमारा फोकस यहाँ बिल्कुल नहीं रहा। अभी भी हम अगर बात करें एजुकेशन में, हेल्थ में, रिसर्च में, स्पेंडिंग में, सब जगह हम पिछड़े हुए हैं। हमारे हथियार जो है अधिकतर जो है 60-70% दूसरे देशों से आते हैं, जबकि इसराइल खुद बना रहा है। तो हमारा बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अगला डिफरेंस ये आ जाता है कि हम हर युद्ध जीते, वो भी जीते, जीतने के बाद जो है उन्होंने और एरिया अपना बढ़ा लिया, और हमने जीतने के बाद क्या किया? हमने अपना एरिया बढ़ाया नहीं। यहाँ तक कि आप 1971 की लड़ाई को देखिए, जहाँ पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया। उसके बाद तो हम सब कुछ ले सकते थे, पर हमने कुछ भी नहीं लिया। तो डिप्लोमेटिकली हम हमेशा फेल होते रहे, क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रेशर में आते रहे। पर इंटरनेशनल प्रेशर जैसी फालतू चीज़ पर इजराइल ने कभी अटेंशन नहीं दिया। उसने कहा जो है हम खुद कर लेंगे, हमारे देश के लिए जो अच्छा है हम वही सुनेंगे। और इजराइल ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसका शुरू से फोकस जो है इकोनॉमी पे रहा है, मिलिट्री पे रहा। तो जब आपकी मिलिट्री अच्छी हो, जब आप खुद के हथियार बनाते हो, खुद आपके यहाँ डिफेंस इंडस्ट्री हो, तो क्या होगा? तो आपका इंटरनेशनल प्रेशर जो है आप खुद ही नहीं झेलोगे। जब आप सारी चीज़ें खुद करने में सक्षम होगे तो आप क्यों दुनिया की सुनोगे? तो हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, हम इन चीज़ों में सक्षम नहीं बने, तो हम हमेशा इंटरनेशनल प्रेशर में आते रहे, और डिप्लोमेटिकली हर लड़ाई जीतने के बाद भी हम फेल होते रहे, क्योंकि हम वो चीज़ को, उसका सॉल्यूशन नहीं ले पाए। हम जो है उस पर जो है क्लेम नहीं कर पाए। 1965 की बात हो, 71 की बात हो, हम कोई भी एरिया जो है बढ़ा नहीं पाए। इतने युद्ध जीतने के बाद भी हम एक्स्ट्रा इंच नहीं बढ़े। ये हमारा एक बड़ा फेलियर रहा है। अब हमें बहुत सी चीज़ें जो है सीखने की ज़रूरत है इसराइल से। अगर हम सीखते हैं तो कश्मीर इज़ नॉट ए बिग प्रॉब्लम, इजीली जो है उसको किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो आपको समझनी है कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। लीगली, टेक्निकली, हर तरीके से भी आप जो बोल लीजिए, कश्मीर के राजा ने कश्मीर का विलय जो है पूरे के पूरे कश्मीर का भारत में किया है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है। अब इसके बाद कोई किंतु परंतु कोमा फुल स्टॉप की बात रह ही नहीं जाती है। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इस मुद्दे को यूएन में ले गए, ये हमारी महा बेवकूफ़ी है। जब आपका लीगली सब साइन हो चुका है तो हर चीज़ आपकी हो जाती है, फिर कोई सवाल ही नहीं आता है। तो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, और हमको एग्रेसिवली इस पर क्लेम करना चाहिए। ना सिर्फ कश्मीर पे, हमारा क्लेम ज़्यादा पे होना चाहिए, जैसे इजराइल का रहा है। तो जितना उसको 53% दिया, उससे ज़्यादा उसने ले लिया। वो क्यों ले लिया? क्योंकि वो हमेशा एग्रेसिव रहा। तो हमको तो बात करनी चाहिए, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, क्योंकि एक्चुअल में हिस्टोरिकली तो वो सारी चीज़ें पहले हमारी थी ही। तो हम क्लेम जो है कर सकते हैं। जब चाइना कर सकता है हर जगह, हम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ 370 और 335 है जैसी घटिया चीज़ें तो पहली चीज़ में होनी ही नहीं चाहिए थी। जब आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा है, तो फिर आपका पूर्ण विलय तो उसी दिन साइन हो जाना चाहिए। फिर 365 ये 70-72 की क्या ज़रूरत हो जाती? तो हमने इसको हटाने में, पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए था, और हो गया तो तुरंत हटा भी देना चाहिए। हमने इसको हटाने में भी 70-75 साल ले लिए, तो अब जाके जो है हम ये काम कर रहे हैं जो कि बहुत पहले होना चाहिए। अगली बात समझ लेनी चाहिए कि बातचीत एक समय व्यर्थ करने की चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो पिछली जितनी भी सरकारें होती थी वो सारी बातचीत बहुत करती थी पाकिस्तान से, और रेगुलर जो है धमाके बमाके होते रहते थे। अब मोदी जी का अच्छा स्टैंड ये रहा है कि बातचीत बिल्कुल नहीं, आतंकवाद चल रहा है तो बातचीत बिल्कुल नहीं, तो बातचीत बंद है तो स्थिति पहले से बेहतर है। अगला फोकस हमारा पूरी तरह से मिलिट्री और इकोनॉमी पे होगा। मिलिट्री पर हमारा ध्यान जो है पहले से बेटर हुआ है, काफ़ी जगह में हम अब इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म जैसी वाहियात चीज़ों को आपको अपने संविधान से हटाना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज से हटाना पड़ेगा। अदरवाइज हम कभी भी मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बनेंगे। तो बनेंगे भी तो 50 साल, 60 साल, 70 साल में ऐसे बनेंगे। अगर इन चीज़ों को हम हटा दें तो शायद 10-15 साल में ही बन जाए। तो इस सब चीज़ों को हमारी अपनी पॉलिसीज से हटाना पड़ेगा, तब जाके हम जो है कुछ बेहतर कर पाएंगे। इंटरनेशनल प्रेशर जैसी फालतू चीज़ों को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। जो हमारे देश हित में है उसको ही हमें सुनना पड़ेगा। श्रीलंका जैसा देश है, जब तक वो दुनिया भर के देशों की सुनता रहा, वो आतंकवाद से पीड़ित रहा। जहां उसने दुनिया की सुनना बंद कर दी, अपनी मिलिट्री भेजी, सारे मानव अधिकारों फलाना ढिकाना चीज़ों की सुनना बंद कर दी, तो अब वो आतंकवाद मुक्त देश है, शांति से वहाँ लोग रह रहे हैं। तो एग्रेसिव होना ज़रूरी होता है। साथ में आप समझिए कि स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हर एडवेंचर का होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला कुछ करे तभी हम करें, हम एडवांस में भी करते रहना चाहिए, पहले ही कर देना चाहिए जैसे इजराइल करता है। तो पहले तो ये होता था कि लाल किले पे हमला हो जाता था, हम कोई जवाब नहीं देते। मुंबई पे हमला हो जाता, हम कुछ जवाब नहीं देते। संसद पे हमला हो गया, हमने कुछ जवाब नहीं दिया। अब एटलीस्ट सिचुएशन थोड़ी ये हो गई है कि हम पर अगर कोई हमला होता है, उड़ी हो, पठानकोट, तो हम एटलीस्ट एक जवाब दे देते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमको इससे भी एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है। हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कुछ वो करें उसके बाद ही हम करें। ये एडवेंचर हमारी तरफ से होना चाहिए इजरायली स्टाइल में, कि छोटी मोटी बात पे या बिना बात के ही जाके वहाँ पे ठोक दें, पेल दें, ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, तब हमारा बनेगा। साथ में अगला फोकस हमारा होना चाहिए रिवर्सल ऑफ डेमोग्राफी। तो कश्मीर समस्या का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ की डेमोग्राफी हमने बदलने दी। तो जहाँ कश्मीर, जिसको कश्यप ऋषि ने बसाया था, जहाँ पे संस्कृत का वो एक सेंटर हुआ करता था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का, वो आज कम्प्लीटली चेंज हो गया है। मंदिर वहाँ से गायब हो गए हैं, सब चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं। तो ये इस डेमोग्राफी को करेक्ट करना पड़ेगा हमें वापस। तो जैसे इसराइल ने किया है कि यहूदियों को वापस उस एरिया में बसाया है और उस डेमोग्राफी को सही किया है, तो वो करने की हमें ज़रूरत है। जब 370 जो है हट चुका है, तो पूर्ण विलय जो है कश्मीर का एक तरह से हो चुका है, तो अब हमें वहाँ की डेमोग्राफी सुधारनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही धर्म के लोगों को हमें वहाँ पे अब जो है बसाना चाहिए, तब जाके वहाँ डेमोग्राफी सही होगी। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफी अगर ख़राब है तो वहाँ ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो पाकिस्तान की सुनने वाले होंगे, हमारी सुनने वाले नहीं होंगे। तो इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बहुत कुछ जो है हम इसराइल से सीख सकते हैं, परिस्थितियाँ जो है काफ़ी हद तक सिमिलर हैं। तो जो स्टैंड उसका रहा है वो अगर हमारा भी रहने लगे तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस पर जो है आप अपनी राय रखिए कमेंट में। फिर मिलेंगे। जय हिंद।